पहली बाजी व्लादिमीर पुतिन के नाम रही तो दूसरी बाजी कौन जीतेगा? बाइडेन के पलटवार के बाद रूस ने भारत से क्या कहा है? इन सारे सवालों के जवाब देशहित में आज आपको मिलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर, और यही है हमारी आज देशहित की कवर स्टोरी भी। साथ ही कैसे पुतिन मॉडल से होंगे पाकिस्तान के 5 टुकड़े, ये भी हम आपको बताएंगे। एक तरफ हमले की तैयारी, दूसरी ओर बचने की तैयारी। एक तरफ रूस अड़ा, दूसरी तरफ यूक्रेन खड़ा। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच मचे घमासान में भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, मौका पाकिस्तान के टुकड़े करने का। रूस में इमरान, टूटने वाला है पाकिस्तान। पुतिन का आइडिया भारत को भाया। पुतिन मॉडल से पाकिस्तान के 5 टुकड़े। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत कई पश्चिमी देश रूस पर नए नए प्रतिबंधों का बम फोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को के दौरे पर। रूस और यूक्रेन में किसी भी समय जंग छिड़ सकती है, दावा किया जा रहा है। और ये जानते हुए भी इमरान खान का मॉस्को जाने का मतलब क्या है, इस कदम से पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आज देशहित में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, और वो खबर ये है कि पुतिन मॉडल से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कैसे हो सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? और ये क्यों मुमकिन नहीं है? जब पुतिन यूक्रेन के 3 टुकड़े कर सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसी पुतिन मॉडल का प्रयोग कर पाकिस्तान के 5 टुकड़े क्यों नहीं कर सकते? कैसे हो सकता है ये मुमकिन? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। एक कसक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, जो 30 साल पुरानी है। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. एक कसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे हिंदुस्तान की है, जो 75 साल पुरानी है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। लेकिन पुतिन के एक फैसले ने भारत को कसक मिटाने का रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता है पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का। पुतिन मॉडल से कैसे पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहां सड़कों पर हजारों लोग मार्च कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब इनके हाथों में जो पोस्टर है उस पर गौर कीजिए। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। एक और पोस्टर में
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर है। इसके अलावा दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें भी है। हर पोस्टर में एक ही बात लिखी है, सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी सिंध को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। सबसे नीचे लिखा है सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट, यानी सिंधु देश के लिए आजादी का आंदोलन। ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हकीकत आज भी यही है और ये लोग अपनी आजादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं से मदद मांगते रहे हैं। सिंध की तरह बलूचिस्तान भी आजादी के लिए लंबे समय से जंग लड़ रहा है। जैसे यूक्रेन में डोनबास इलाके के रूस समर्थक लोगों ने संगठन बनाकर आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की। स्थानीय सेना और पुलिस से भिड़ी। ठीक उसी तरह बलूचिस्तान में भी कई विद्रोही गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस दावे को नहीं माना। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के जुल्म से आजादी चाहते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर में इमरान सरकार के खिलाफ भारी विरोध हुआ था। बलूचिस्तान चाहता है कि जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास इलाके को 2 अलग अलग देश के रूप में मान्यता दी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान को आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दें और उसकी मदद करें। 15 अगस्त 2016 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का जिक्र किया था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिम में खैबर पख्तूनवा है, जहां इमरान खान की पार्टी की अच्छी पैठ है। यहाँ पख्तूनों की अच्छी खासी आबादी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की जड़ भी मजबूत है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बगावत यहाँ भी देखी जा रही है। गैर मुस्लिमों के रकबे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिस पर बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील करते रहे हैं। में नहीं मिले हुए, ठीक है, अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। पीओके का मतलब सिर्फ मुजफ्फराबाद नहीं है, बल्कि गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब सवाल है कि पीओके पर तिरंगा लहराने का और कितना इंतजार करें। मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। 75 साल पुरानी इस कसक को मिटाने का समय अब आ गया है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तो इस्लामाबाद को भी डर सताने लगा कि कहीं अब जल्द ही पीओके पर तिरंगा न लहराने लगे।
इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर हैं। व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात के बीच बड़ा सवाल ये है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पुतिन मॉडल अपनाना चाहिए और क्या पाकिस्तान के 5 टुकड़े करना मुमकिन है? और जहां तक पीओके की बात है तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारतीय टेरिटरी है। जो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, उसके आधार पर ये जो पूरा पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो भारतीय इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो उनकी नजर रूस और यूक्रेन तनाव पर नहीं है। उन्हें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलेर, मजबूत और ताकतवर नेता हैं। इससे पहले भी उन्होंने सेना को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करने की इजाजत दी। ऐसे में पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले कदम उठाने की उम्मीद भी पीएम मोदी से की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान गोला बारूद और सैन्य ताकत के दम पर विद्रोह को दबाता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान से सिंध तक वहां के लोगों ने ना उम्मीद छोड़ी है, ना संघर्ष छोड़ा है, जैसे रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क में किया। अगर भारत ने भी यही कदम पाकिस्तान के मामले में उठाया तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं। आपको मैप के जरिए हम ये दिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान है। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर इस इलाके में आजादी की लड़ाई, माफ कीजिएगा, सिंध इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो सिंध को लेकर आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर आजादी की लड़ाई लंबे अरसे से इस प्रांत में चल रही है। वहीं बलूचिस्तान के पूर्व का ये इलाका सिंध, समुद्र तट वाले इस इलाके के लोगों ने अपना झंडा, नक्शा सब कुछ बना रखा है। ये पाकिस्तान से किसी भी कीमत में अलग नहीं होना चाहते हैं और इनका आंदोलन भी जोरों पर है। अब बात करते हैं फाटा से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तान के नाम मात्र की हुकूमत की। उत्तर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पख्तूनों के बीच अपनी पकड़ बना रखी है। इस तरह पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब होगा सिर्फ पंजाब। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए और अगर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की बात करें तो वो 5वां टुकड़ा कौन सा हो सकता है, ये आपको बता देते हैं। पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिस पर नाम से ही पता चलता है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, इस हिस्से पर पाकिस्तान का इलीगल नियंत्रण है। इलीगल नियंत्रण में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से उन्हें मुक्ति मिले। अगर इस हिस्से में तिरंगा लहराया तो फिर पाकिस्तान का नक्शा कैसे बदलेगा, अब आप ये समझ चुके होंगे, क्योंकि पीओके में लगातार आजादी की मांग उठ चुकी है और वो तो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार तक लगा चुके हैं कि पीओके को आजाद कराने का काम भारत करे। अब सवाल यह है कि इमरान खान, जिनसे अब पाकिस्तान की जनता का भरोसा भी उठता जा रहा है, पुतिन का भरोसा वो कैसे जीत पाएंगे, और वो भी ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इमरान का रूस दौरा ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। इस्लामाबाद से मॉस्को लेकर जाने वाले विमान की सीढ़ियों पर जब इमरान खान चढ़ रहे थे तो एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। रिकॉर्ड ये कि 23 साल बाद पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गया। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों से आर पार का मन बना चुका है। व्लादिमीर पुतिन जब इमरान खान के साथ मिल रहे होंगे तो उन्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये वही पाकिस्तान है जिसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का साथ दिया था और रूस के खिलाफ रहा था।
ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में रूस की सेना से लड़ने के लिए आतंकियों की मदद की थी। पुतिन ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान रूस के करीब इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका उसे खुद से दूर करता जा रहा है। जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 13 महीने हो गए, लेकिन इमरान की लाख कोशिश के बावजूद बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात तक नहीं की, जबकि पाकिस्तान लगातार कंगाल होता जा रहा है। उसे कर्ज चाहिए। ऐसे में इमरान खान के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प शी जिनपिंग, जिनसे वो फरवरी महीने की शुरुआत में बीजिंग जाकर मिल चुके हैं, और दूसरा विकल्प पुतिन। पाकिस्तान का रुपया पिछले 3 साल में 30% गिर चुका है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 177 रुपए है। महंगाई दर 11.5% से ज्यादा है और विदेशी कर्ज 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान को कर्ज देना नहीं चाहता। ऐसे में इमरान खान बड़ी उम्मीद लेकर पुतिन के पास गए हैं, लेकिन इमरान का ये कदम अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को न सिर्फ नाराज कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में उसे और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान की ये जो विजिट है वो इल टाइम्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक ऐसे समय में कि जब युद्ध की आशंकाएं हैं, एक किसी तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ भी तनावग्रस्त स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस का जो दौरा है वो गलत संदेश देगा और अमेरिका और यूरोपीय देशों की नाराजगी को बढ़ा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान ने बीजिंग दौरे के दौरान भी पुतिन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार मॉस्को में पुतिन उनसे मिलेंगे तो जरूर, लेकिन भारत को नाराज करने वाला कदम शायद ही वो उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह व्लादिमीर पुतिन ने तो शतरंज की बिसात बिछा दी है। उन्होंने अपना दाव भी जबरदस्त चला है और अब बारी है पुतिन के विरोधियों की। रूस के वार पर पश्चिमी देशों ने पलटवार किया है। रूस पर एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे व्लादिमीर पुतिन की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं? आखिर ये दूसरी बाजी कौन जीतेगा? देखिए रिपोर्ट। पहली बाजी तो पुतिन ने जीत ली। दूसरी बाजी कौन जीतेगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। पुतिन ने तो अपनी चाल चल दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन की मर्जी पर कौन पड़ेगा भारी? पुतिन के इरादों को कौन रोकेगा? सुपर पावर अमेरिका और दुनिया में उसके दोस्त पुतिन को घुटने पर कैसे लाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यूक्रेन का बंटवारा करने के बाद पुतिन क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुतिन बेपरवाह हैं। उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया में उनके फैसले के बाद भूचाल मचा हुआ है। लेकिन पुतिन राजपाट के अपने कामकाज में बिजी दिखे। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, कई समझौतों पर साइन किए। इसके बाद पुतिन ने डिफेंस ऑफ द फादर डे पर रूस के अज्ञात शहीद सैनिकों की कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि दी। फिर देश के नाम एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि रूस के हित और सुरक्षा से वे कोई समझौता नहीं करेंगे। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. सवाल यह है कि पुतिन तो अड़े हुए हैं, लेकिन रूस के खिलाफ अमेरिका और दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए, ये बताने से पहले देखिए पुतिन के एक हस्ताक्षर के बाद दुनिया कैसे 2 धड़ों में पड़ गई है। रूस यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया में 2 धुरी बन गई है। सबसे पहले देखिए रूस के खिलाफ कौन कौन से बड़े देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जबकि चीन, वेनेजुएला, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, अजरबैजान रूस के साथ हैं। रूस के खिलाफ अगर कोई सबसे ज्यादा भड़का हुआ है तो वो अमेरिका है।
पूरी दुनिया को राष्ट्रपति बाइडेन के जवाब का इंतजार था। देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देश यूक्रेन को बचाएंगे। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि उसे भारी कीमत चुकानी होगी। We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. गुरुवार को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन में रूस के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की। लंबी चर्चा में उन्होंने कहा कि रूस के पास अभी भी युद्ध रोकने का मौका है। इस बीच यूक्रेन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने को कहा है। हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन ने आर्मी के फुल मूवमेंट से इनकार किया है। Вчора Росія визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні ратифікувала так звані угоди та надала дозвіл президенту Росії на використання Збройних сил за кордоном, тобто на Донбасі, на території України. दूसरा सवाल यह है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का क्या असर होगा। क्या रूस बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा? ये बताने से पहले देखिए किन देशों ने रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन, रूस के 5 बैंक पर प्रतिबंध, 3 अरबपतियों की संपत्ति फ्रीज। अमेरिका, आर्थिक मदद रोकने का ऐलान, रूसी बैंकों अरबपतियों पर कड़े प्रतिबंध, रूस के कर्ज लेने पर पाबंदी। जर्मनी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन सस्पेंड। कनाडा, लुहांस्क दोनेत्स्क से वित्तीय लेन देन पर रोक, कनाडाई लोगों को रूस से ऋण लेने पर रोक, कुछ रूसी सांसदों पर भी प्रतिबंध। जापान, रूस के सरकारी बॉन्ड जारी करने वितरण पर बैन, लुहांस्क दोनेत्स्क के लोगों के लिए वीजा बैन। ऑस्ट्रेलिया, पुतिन के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों में से 8 पर प्रतिबंध। Well, these are the toughest sanctions we've ever put on Russia. They're targeting people who are very close to the Kremlin. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ेगा। क्या रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी? आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है। 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद लगे प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी 2.5% घट गई थी। लेकिन 2022 में रूस की अर्थव्यवस्था 2014 के मुकाबले बहुत मजबूत है। रूस के पास $635 बिलियन गोल्ड और विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, इसलिए डॉलर में भुगतान करने में रूस को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकने से रूस की बजाय जर्मनी और यूरोप को ज्यादा नुकसान होगा। जर्मनी की आधा से ज्यादा गैस रूस से आती है। यूरोप की 33% नेचुरल गैस भी रूस से आती है। अगर ये सप्लाई रुक जाती है तो यूरोप बड़े संकट में पड़ जाएगा। अमेरिका भी अपनी डिमांड का 3% यानी 7 लाख बैरल तेल रूस से आयात करता है। जंग की स्थिति में वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसके अलावा रूस गेहूं का भी बड़ा निर्यातक देश है, और अगर जंग होती है तो दुनिया में खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। यानी आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वो पुतिन को अपने फैसले को पलटने पर मजबूर कर दे। और अफगानिस्तान में मुंह की खाने के बाद अमेरिका ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो दूसरा युद्ध झेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में इस वक्त बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बातचीत चाहते हैं। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो रूस के साथ बातचीत करना चाहता है यूक्रेन। ये बयान है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। रूस के राष्ट्रपति से कई बार बातचीत की अपील की गई है। एक बार फिर से उस अपील को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। उन्हें सिर्फ अपने देश की सुरक्षा की फिक्र है, और इसीलिए आज भारत के लिए रूस का नया मैसेज भी आ गया। रूस ने इस मामले में भारत से भी साथ देने की अपील की। रूस ने दरअसल भारत से सहयोग मांगा है, लेकिन अब भारत के सामने सवाल यह है कि वो रूस और अमेरिका में से किसे चुने।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। रूस हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा है। रूस से भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन संकट पर मोदी सरकार का स्टैंड बहुत मायने रखता है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश पुतिन को खरी खोटी सुना रहे हैं, प्रतिबंधों की छड़ी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने न तो रूस की निंदा की है और न ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात की। यानी निष्पक्ष रहकर भी भारत ने रूस का ही साथ दिया है। इसलिए रूस ने भारत के रुख का स्वागत किया और कहा कि आगे भी सहयोग जारी रहेगा। India is playing a vital role of responsible global power. It takes an independent and balanced approach to global affairs. And we are enjoying very deep coordination in the Security Council and other multilateral bodies. The Indian activities in the Security Council is fully reflecting the merit of our special and privileged strategic partnership. भारत ने यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन पुतिन के फैसले का ना तो स्वागत किया और ना ही निंदा की। 2014 में भी मनमोहन सरकार के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया था। तब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया था। आज भी कुछ वैसी ही स्थिति है। भारत अभी तक इस मुद्दे पर निष्पक्ष रुख अपनाए हुए है, क्योंकि अगर भारत रूस का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने अभी तक भारत के खिलाफ CAATS कानून लागू नहीं किया है। इस कानून के जरिए अमेरिका रूस से रक्षा सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी तरफ भारत अगर अमेरिका का समर्थन करता है तो वो अपने पुराने सहयोगी रूस को नाराज कर देगा। इसकी वजह से रूस चीन के और करीब आ सकता है, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भारत के 50 से 80% तक सैन्य उपकरण रूस में बने हुए हैं। भारत को रूस से स्पेयर पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और आपूर्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत रूस को नाराज नहीं कर सकता। भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि रूस का ज्यादा से ज्यादा समर्थन लिया जा सके और उसके विरोध से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और थोड़ी देर पहले हम ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या रूस प्रतिबंधों को देखते हुए बैक डाउन करेगा। रूस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। क्रेमलिन द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने वो झुकने के मूड में नहीं है। रूस के पलटवार के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का करारा जवाब दिया जाएगा। तो व्लादिमीर पुतिन बैक डाउन करने के मूड में नहीं, पीछे हटने के मूड में नहीं, अपने स्टैंड पर वो कायम, बावजूद इसके ये देखते हुए कि लगातार पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर सैंक्शंस का सिलसिला जारी है, लेकिन रशिया अपनी बात पर कायम। व्लादिमीर पुतिन अपने रुख पर कायम है और उनमें नरमी की किसी तरह का कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि रूस जो है वो बातचीत के टेबल पर आए, लेकिन ये स्टेटमेंट बताने के लिए काफी कि रूस झुकने के मूड में या पीछे जाने के मूड में नहीं है। देश हित में आपको दिखाएंगे पुतिन का अगला कदम। मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल आपको बताएंगे पुतिन ने कल यूक्रेन को तोड़ा, लेकिन क्या आज यूक्रेन पर हमला करेगा? सवाल का जवाब बस थोड़ी देर में। यूक्रेन पर बिजली गिरने वाली है। We see that more and more of the forces are moving out of the camps and are in combat formations and ready to strike. पुतिन का ऑर्डर, पलटन का मार्च। एक्शन में पुतिन, टेंशन में यूक्रेन। Прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання. यूक्रेन पर 24 घंटे भारी है।
We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. पहले तोड़ा, अब हमला होगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और देश हित में बात करते हैं यूक्रेन सीमा पर बढ़ते जा रहे रूसी सेना के जमावड़े की। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश बनाने के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने भले ही रूस पर प्रतिबंधों की बमबारी कर दी, लेकिन यूक्रेन के बढ़ते कदम रुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को 3 भागों में तोड़ने के बाद अब पुतिन की सेना यूक्रेन की तरफ कूच कर गई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासों के बाद दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए भारी साबित हो सकते हैं। जो बात अमेरिका और ब्रिटेन चीख चीख कर दुनिया को बता रहे थे, जिस डर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नींदें उड़ गई थी, जिस दिन का इंतजार सहमी हुई दुनिया कर रही थी, वो दिन आ चुका है। पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। फिर रूस की संसद ने रूस की सेना को देश की सरहदों को पार करने की इजाजत दे दी और अब सारे दायरे तोड़कर रूस की सेनाएं यूक्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए रवाना हो चुकी है। यह खुलासा हुआ है बेलारूस से सटे यूक्रेन बॉर्डर के पास की सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां पर दक्षिणी बेलारूस बॉर्डर पर 100 से ज्यादा रूसी सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों में सैनिकों के नए टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस के मोजियर के पास के एयरफील्ड में ये गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। ये एयरफील्ड यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस सैटेलाइट इमेज में पश्चिमी रूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास एक नया फील्ड अस्पताल भी नजर आ रहा है। ये सारी तैयारियां बता रही हैं कि रूस की सेना बड़े हमले की तैयारी में जुटी है, क्योंकि ऐसी तैनाती किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा नहीं हो सकती है जो अब तक बेलारूस में जारी था। ये सारी तैयारियां युद्ध के दौरान घायल होने वाले रूसी सैनिकों को फौरन और तेजी से मेडिकल सुविधा देने के लिए है। अमेरिका के पास भी खुफिया सूचना है कि यूक्रेन को तोड़ने के बाद रूस की सेनाएं यूक्रेन पर बड़ा आक्रमण करने जा रही हैं। Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war. बेलारूस के पास जहां पर यह नई तैनाती नजर आ रही है, उस इलाके में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। यहां पर रूस के सबसे घातक हथियार भी मौजूद हैं। रूस के सुखोई 35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी यहां पर उड़ान भर रहे हैं। इसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कई बैटरियां भी बेलारूस में इस जगह पर मौजूद हैं। और ऐसी तैयारियों की वजह से ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए काफी भारी है। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने के बाद पुतिन ने यूक्रेन को आखिरी चेतावनी भी दी थी, लेकिन नाटो देशों के सहयोग की उम्मीद लगाए यूक्रेन ने शायद इस चेतावनी को नजरअंदाज करके बड़ी भूल कर दी है। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю, पुतिन ने यूक्रेन को समझाया था कि वो नाटो में शामिल होने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में रूस के पास यूक्रेन पर हमले का विकल्प खुला है। अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो उस केस में अमेरिका और नेटो अपने सोल्जर्स तो भेजेंगे नहीं यूक्रेन के अंदर रशिया से लड़ने को, क्योंकि वो कहते हैं भाई यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो हम अपनी नेटो फोर्सेस तो भेजेंगे नहीं यूक्रेन में। परंतु वो क्या करेंगे, वो मिलिट्री सप्लाईज, टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, इस तरह के आर्मामेंट्स वगैरह वो दरादर यूक्रेन को बेचेंगे या देंगे। फिलहाल रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर रखा है।
रूस के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। बेलारूस के बॉर्डर पर 30,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हैं। यहाँ पर युद्धाभ्यास भी जारी है। क्रीमिया में भी सैनिकों की संख्या रूस ने बढ़ा दी है और अब दोनेत्स्क और लुहांस्क की तरफ से भी रूस की सेनाएं पहुंच चुकी हैं। यानी प्रतिबंधों का पुतिन की आक्रामकता पर कोई भी असर नहीं पड़ा है और उनकी सेना पूरी ताकत के साथ चारों तरफ से यूक्रेन पर हमले को तैयार है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो बाल्टिक रीजन में मौजूद देशों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा। लेकिन नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की धमकी से रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूक्रेन फिलहाल रूस के सैन्य चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुका है और नाटो के लिए उसे रोकना संभव नहीं दिखता। अगर रशियन आर्मी यूक्रेन में गई, यूक्रेनियन आर्मी चाहे छोटी है, चाहे इतनी पावरफुल नहीं है, पर फिर भी वो लड़ेगी, परंतु रशिया यूक्रेन को कंप्लीटली डेसिमेट कर देगा। संकट यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है और अखंड रूस का सपना देख रहे राष्ट्रपति पुतिन का अगला निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला है और पुतिन ने बाइडेन को ढोल की तरह पीट डाला है। ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि पुतिन ने बाइडेन को ढोल की तरह पीट डाला। कल ही आपको बताते हैं, रात को देश को संबोधित करते हुए बाइडेन ने सैंक्शंस का अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो बाइडेन को पुतिन ने ढोल की तरह पीट दिया है। तो यूक्रेन रूस के बीच में जबरदस्त विवाद, बवाल, और उस विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को कुछ इस अंदाज में उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको तो पुतिन ने ढोल की तरफ पीट डाला है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को फटकार लगाते हुए कुछ टिप्पणियां भी की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको देते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इस बीच में संयुक्त राष्ट्र ने रूस को फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2 देशों को अलग देश की मान्यता देना नियमों का उल्लंघन। लुहांस्क और डोनेत्स्क को मान्यता देना ये नियमों के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ये यूएनजीए के महासचिव का बड़ा बयान आया है। 2 अलग देशों को मान्यता देना नियमों का उल्लंघन है। 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है यूक्रेन को रूस ने, और उसके बाद अब यूएनजीए का ये बड़ा बयान। तो जबरदस्त घमासान है। और इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए, लेकिन इस बीच में पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप की याद आने लगी है। आखिर क्यों? स्पॉटलाइट। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस इतना ताकतवर कभी नहीं दिखा जितना आज दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस अमेरिका और नाटो को बार बार पटखनी दे रहा है। सच्चाई यही है कि रूस जैसी ताकत को रोकने की हैसियत दुनिया में सिर्फ एक देश की है और वो है अमेरिका। लेकिन आक्रामक पुतिन के आगे बाइडेन सिर्फ बातों से रिएक्शन दे रहे हैं। We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. और पुतिन ग्राउंड पर एक्शन कर रहे हैं। नतीजा, यूक्रेन विवाद पर ना तो ब्रिटेन की, ना तो फ्रांस की, ना तो जर्मनी की, ना तो अमेरिका की चल रही है तो सिर्फ पुतिन की मर्जी चल रही है। और ऐसे में दुनिया को आ रही है उस चेहरे की याद जो आज अमेरिका की सत्ता में होता तो कहानी कुछ और ही होती। पुतिन के इस आक्रामक रुख के बीच चर्चा शुरू हो गई है। क्या बाइडेन कमजोर पड़ गए हैं? ऐसे में दुनिया के कई देश, खासकर अमेरिका के ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों में ट्रंप याद किए जा रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डगलस मरी के मुताबिक अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति ने पुतिन को मजबूत बनाया है। पुतिन 1 साल से यूक्रेन सीमा पर हथियार जमा कर रहे थे। अमेरिका ने इस दौरान कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। फ्रांस और जर्मनी का भी मास्को दौरा विफल रहा। रूस को घुटनों पर लाने की ताकत सिर्फ अमेरिका में है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पुतिन किसी देश में घुसपैठ नहीं कर पाए।
डोनाल्ड ट्रंप के दमदार नेतृत्व की वजह से अमेरिका का दुनिया में दबदबा कायम था। ब्रिटिश विश्लेषक के मुताबिक ट्रंप के बाद जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो पुतिन ने बाइडेन की इस कमजोर होती स्थिति को पकड़ लिया और यूक्रेन पर इतने ज्यादा आक्रामक हो गए। यानी बाइडेन की जगह अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो शायद यूक्रेन पर अमेरिका और नाटो की इतनी फजीहत ना हो। ये बात सही है कि बाइडेन कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी घरेलू उसमें परिस्थितियों में भी उनकी रेटिंग काफ़ी गिरती चली जा रही है। और वो कमज़ोर भी इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा के सीनेट में 50-50 के करीब आसपास दोनों पार्टी के लोग हैं, इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कोई भी प्रस्ताव सीनेट से पास कराना जो कि आउट एंड आउट डेमोक्रेटिक हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाइडेन की कमजोरी उस वक्त भी सामने आई थी जब तालिबान ने अमेरिका को अपमानजनक तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलने की डेडलाइन दे दी थी और अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही काबुल पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की बेबसी उस वक्त भी सारी दुनिया ने देखी थी। पुतिन की निगाहें भी इन सारे घटनाक्रमों पर जमी हुई थी और वो अपनी चाल चल रहे थे। वैसे ट्रंप अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी निगाह भी इस पूरे विवाद पर बनी हुई है और ट्रंप ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजादी देने के बाद पुतिन को जीनियस बताया है। कल मैंने पूरा घटनाक्रम टीवी पर देखा, तभी मैंने कहा ये तो जीनियस है। मैंने कहा पुतिन कितने चालाक हैं, ये लोग यूक्रेन के अंदर जाएंगे और शांति स्थापित करने वाली सबसे मजबूत शांति सेना बन जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन मामले पर डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को खरी खरी भी सुना चुके हैं। Every day Biden's incompetence is putting America at risk. As everyone knows, what Putin and Russia are doing with Ukraine would never, ever, not even possible, have happened if I was president. Never did. Never did. They would not have dreamed of it and they would not have dared to do it. वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका के दूसरे दुश्मन, अमेरिका ने ट्रंप काल में उन पर दबाव बनाकर रखा था। लेकिन बाइडेन पहले अफगानिस्तान और अब यूक्रेन में सुपर पावर अमेरिका की किरकिरी करवा रहे हैं। ट्रंप या बाइडेन की बात नहीं है, ये बात है अमेरिका की गिरती हुई साख का, जो कि ट्रंप का और बाइडेन दोनों के टाइम में गिरती रही है। और अगर ये साख गिरती, एक तो अफगानिस्तान से निकलने के पे गिरी है, लेकिन वो निर्णय ट्रंप का भी था, तो अगर ये साख गिरती, ट्रंप होते तो भी ये साख गिरती, और ये साख गिरती तो उसमें एक्शन इतना पुतिन के खिलाफ कड़ा नहीं लिया जा सकता था। यहाँ कड़े एक्शन के बजाय सही प्रैक्टिकल एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के लिए बड़े फैसले लेने के अधिकार सिर्फ जो बाइडेन के पास है। ऐसे में यूक्रेन संकट खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा बाइडेन के फैसलों से अमेरिका का फायदा हुआ या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन की टिप्पणी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे ज्यादा हालात अब खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का ये बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार ऐसा है कि हालात ऐसे बन गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसी स्थिति अब पहली बार बनी है, यानी कि जबरदस्त तनाव है यूक्रेन और रूस की सीमा पर। पहले ही तीन टुकड़े कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी भी इस पर आई है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में यह बयान दिया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार ऐसा है कि इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ढूल की तरह पुतिन ने बाइडेन को पीटा, मैं होता तो वो ऐसा नहीं करते। हम अपनी सेना को मजबूत करें। यूक्रेन ने टिप्पणी की है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और यूक्रेन पहले भी ये कहता आ रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पुराना यूक्रेन नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यूक्रेन के विदेश मंत्री जो इस वक्त लगातार वहां पर बोल रहे हैं और उनके बयान हम आपको बता रहे हैं। यूएन पहले ही ये कह चुका है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। रूस ने जो किया वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। और इस बीच में जो विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, वो अपना बयान रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसे हालात। तो बड़ी खबर है, नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।